द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी का लास्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 8 है। आज हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज 31 जनवरी है। 31 जनवरी को हमारा पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा टारगेट था। उसके बाद हम लोग 1 फरवरी से इकॉनमी स्टार्ट करेंगे और कुछ दिनों के बाद 15 फरवरी से पहले ही हम लोग इकॉनमी और ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, एसे, आंसर राइटिंग क्लासेस हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ चैनल के द्वारा ये फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जिसमें 70th बीपीएससी मेंस से रिलेटेड सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। साथ में इसका जो रिलेटेड नोट्स है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, जहां आप इसे डाउनलोड करके आसानी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हमारा ये पॉलिटी कंप्लीट हो गया लक्ष्मीकांत। ये हमारा लास्ट का छोटा सा टॉपिक है जुडिशरी। तो आइए आज हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। कल से हम लोग इकॉनमी स्टार्ट करेंगे। तो जुडिशरी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी में ये हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी, उसके बारे में आर्टिकल्स जो है वो पार्ट 5 में लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो 124 से 147 तक है। और पार्ट 6 में भी जुडिशरी के बारे में दिया हुआ है, वो है आर्टिकल 214 से 223। इसमें हाई कोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जुडिशरी से। आर्टिकल 1 to 4 इसमें लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 126 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा। उसी तरह से आर्टिकल 131 में लिखा हुआ ओरिजिनल जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 136 में लिखा हुआ है स्पेशल लीव पिटिशन। 137 में लिखा हुआ है रिव्यू पिटिशन। 138 में एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। 142 में इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री और 143 में प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट वाला हमने देख लिया था जब हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन कैसे है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स का। तो अपॉइंटमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसका ओरिजिन है कोलेजियम सिस्टम। तो ये कैसे काम करता है। फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया था 1982 में कि ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक्सचेंज ऑफ व्यू होगा प्रेसिडेंट का, और उसके अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होंगे। सेकंड जजेस केस जो था 1993 में, उसमें बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करेंगे 2 सीनियर मोस्ट जज से, और उनका जो रिकमेंडेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। और थर्ड जजेस केस में एक कोलिजियम नाम का टर्म आया 1998 में। इसके द्वारा बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर एक 5 मेंबर का कोलिजियम बनाएंगे, और वो कोलिजियम ही डिसाइड करेगी कि किसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होता है। तो फर्स्ट जजेस केस में हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। सेकंड जजेस केस जो था उसमें बोला गया कि कन्फॉर्मिटी विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट किसी को भी अगर हाई कोर्ट का जज बनाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कन्फॉर्मिटी लेना पड़ेगा, यानी पूछना पड़ेगा। थर्ड जजेस केस में बोला गया कि अगर किसी को भी हाई कोर्ट का जज बनाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसे हाई कोर्ट का जज बनाना है। अब क्रिटिसिज्म क्या है कोलिजियम सिस्टम का, तो इसमें कहा गया कि इम्पीरियम इन इम्पीरियो क्रिएट करता है ये, यानी कि एम्पायर विद इन एम्पायर, यानी इंडियन एम्पायर में विद इन एक एम्पायर अलग से क्रिएट करता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लिखिएगा जब भी कोलिजियम सिस्टम पे आपको लिखने आए। इम्पीरियम इन इम्पीरियो क्रिएट करता है। उसी तरह से इसमें सीक्रेसी होती है, ओपननेस कम है, लैक ट्रांसपेरेंसी होती है अपॉइंटमेंट ऑफ और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में, ड्यू चार्ज ऑफ नेपोटिज्म, यानी कि जो फेवरेट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उन्हें ही बना दिया जाएगा, और जो उनसे के फेवरेट नहीं होंगे या जो उन्हें अच्छे नहीं लगते तो उन्हें ये अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। इनका चार्जेस या एलिगेशन लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि एनजेएसी क्या है। ये हमने कोलिजियम सिस्टम जो देखा सुप्रीम कोर्ट का, ये एक जुडिशियल इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है, यानी कि कोलिजियम सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथॉराइज्ड नहीं किया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने ये नहीं लाया है कोलिजियम सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है।
वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा है अपॉइंटमेंट्स को लेके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इसका काम रहेगा, ये रिकमेंड किया गया है जस्टिस वेंकट चेलिया कमीशन के द्वारा। यानी कि वेंकट चेलिया कमीशन वही है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, NCRWC नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2002 में आया था, वेंकट चेलिया कमीशन। उनका रिकमेंडेशन है कि एनजेएसी होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपॉइंट भी किया था। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनजेएसी एक्ट अब पास किया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पास किया गया एनजेएसी को। लेकिन 2015 में क्या होता है कि 5 जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है और उन्होंने कहा कि एनजेएसी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एनजेएसी एक्ट को विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इसे कैंसिल कर दिया गया। यानी कि जजेस ने सुओ मोटो एक्शन लिया और एनजेएसी को बोला कि ये गलत है, इसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक्ट नहीं होना चाहिए, और ये एक्ट जो है नल एंड वॉइड हो गया। इसके पीछे का रीज़न दिया गया जुडिशियरी के द्वारा कि इनएडिक्वेट टू प्रिजर्व प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी, यानी कि ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है जुडिशियरी में और प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी को हैम्पर करता है। इंक्लूजन ऑफ लॉ मिनिस्टर नॉट सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50, यानी कि एनजेएसी में एक प्रोविज़न था कि लॉ मिनिस्टर भी जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा। तो जुडिशरी का कहना है कि अगर लॉ मिनिस्टर जो कि एक एग्जीक्यूटिव है वो अगर जुडिशरी के बारे में डिसाइड करते हैं तो ये फिर सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चला जाता है, जो कि आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। और क्या रीज़न दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेटर फंक्शन नॉट एट एक्सपेंस ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को हैम्पर करके उसके फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करना ये गलत है। और क्या रीज़न दिया कि गवर्नमेंट इज़ मेजर लिटिगेंट एंड गवर्नमेंट अपॉइंट जज, यानी कि ज़्यादातर केसेस हम जो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी में आता है वो गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट आता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर मैच भी गवर्नमेंट ही खेलेगी और एम्पायर भी गवर्नमेंट ही रहेगी तो फिर ये कैसे हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब गवर्नमेंट खुद ही लिटिगेंट होती है तो फिर वो अपॉइंट कैसे कर सकती है जज। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। तो रिमूवल के लिए जो होता है, रिमूवल मोशन एक आता है जिसमें साइन करना पड़ता है 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि अगर किसी भी जज को रिमूव करना है तो उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में मोशन लाना पड़ता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये मोशन नहीं आता, ये सिर्फ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा में अगर ये मोशन लाना है किसी को रिमूव करने का तो फिर 100 मेंबर का साइन होना चाहिए लोकसभा में, और अगर राज्यसभा में मोशन लाना है तो 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर के बाद स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि उस मोशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर चेयरमैन चाहे या स्पीकर चाहे तो डायरेक्टली इस मोशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट मोशन लाया गया था, तो उस मोशन को जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ इंडिया है राज्यसभा के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये इलॉजिकली है और ये पॉलिटिकली चार्ज मोशन है, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो मोशन है वो चाहे तो स्पीकर या चेयरमैन एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एडमिट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर एडमिट हो गया मोशन तो फिर 3 मेंबर की कमेटी बनती है। उस कमेटी के मेंबर्स में पहला मेंबर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरा मेंबर जो होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और तीसरे जो मेंबर होते हैं वो होते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। इन 3 मेंबर की कमेटी बनती है और वो कमेटी इंक्वायरी करती है कि वो चार्जेस जो लगा रहे हैं मेंबर्स वो सही है या गलत, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो रिपोर्ट देते हैं। और अगर गिल्टी फाइंड किया जाता है तो फिर मोशन को टेकअप किया जाता है। यानी कि फिर अगर कमेटी बोलती है कि हाँ वो चार्जेस सही हैं, वो गिल्टी हैं, तो फिर वोटिंग होती है। उस वोटिंग में अगर पास हो जाता है वो बिल तो फिर वो नेक्स्ट हाउस में जाता है, और नेक्स्ट हाउस में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, तब जाके जज को रिमूव किया जा सकता है। और वो रिमूवल का जो ऑर्डर होता है फाइनली वो प्रेसिडेंट देते हैं। फ्रेंड, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया जा सका है। और आपको ये जानना चाहिए कि बीपीएससी के चेयरमैन है या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के चेयरमैन या यूपीएससी के चेयरमैन, उनका भी रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस के इक्वल है। यानी कि आप लोग या स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया जाए
या रिमूव कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोसीजर दिया हुआ है, ये पूरा प्रोसीजर जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक बीपीएससी के चेयरमैन को हटाना पॉसिबल नहीं है। और ये प्रोसीजर जो है, ये आपने ध्यान दिया कि ये पार्लियामेंट में होगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इतना टफ जो है मोशन पास करना पड़ेगा, तब जाके बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया जा सकता है। तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है और ये इलॉजिकल डिमांड है स्टूडेंट्स का। मे भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स का डिमांड सही हो कि वो गलत किए हैं, पर ये रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो नियर टू इम्पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी या सुप्रीम कोर्ट। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है वो कोलिजियम सिस्टम खुद करती है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उन्हें दिया जाता है, फिक्स सर्विस कंडीशन दिया जाता है, चार्ज ओवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है इनके सैलरी को। उसके बाद कंडक्ट ऑफ जुडिशियरी को डिस्कस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक ही बार डिस्कस किया जा सकता है जब उन्हें रिमूव करने की बात हो। उसी तरह से बैन ऑफ ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट होता है कि रिटायरमेंट के बाद इनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते ये। उसी तरह से पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर ये पनिश कर सकते हैं। उसी तरह से फ्रीडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है इनके पास, और स्टाफ होता है कि ये खुद अपने जुडिशरी को अपॉइंट भी करते हैं और स्टाफ को भी अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ भी है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आइए अब हम लोग देखते हैं जरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जरिस्डिक्शन होता है, क्या क्या अधिकार क्षेत्र होता है। तो पहला होता है ओरिजिनल जरिस्डिक्शन। ये होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर और स्टेट के डिसीजन को डिसाइड करती है। यानी दो स्टेट्स के अगर बीच का कोई विवाद हो या स्टेट और सेंटर के बीच का विवाद हो तो उसे डील करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। उसी तरह से अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट हो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो या कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो तो उसे जुडिशरी नहीं देखती है। उसी तरह से और क्या क्या इसका जुडिस्डिक्शन है, तो रिट जुडिस्डिक्शन, जो हमने 5 जुडिस्डिक्शन पढ़े थे रिट्स का, आर्टिकल 332 में और 226 में जो हमने पढ़ा था, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, ये 5 रिट्स हैं, वो आर्टिकल 32 और 226 में ये वाले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी अपील जो किया जा सकता है, तो उसमें होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील किया जा सकता है, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, या स्पेशल लीव पिटिशन यानी आर्टिकल 136 वाला। आइए अब हम लोग देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमने देखा था जब हम लोग प्रेसिडेंट देख रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा था कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो सीक कर सकते हैं एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, और जो ये जुडिशरी एडवाइस देगी वो नॉन बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। यानी कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कुछ पूछते हैं और जजेस उसका रिप्लाई देते हैं, तो वो रिप्लाई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट माने ही, वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। बाई प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ, यानी कि प्रेसिडेंट किस किस मैटर में जुडिशरी से एडवाइस ले सकते हैं, तो ये मैटर्स हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें सुप्रीम कोर्ट दे सकती है एडवाइस। डिस्प्यूट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यूज एज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, पनिश फॉर ओन हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के कंटेम्प्ट पे, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कंटेम्प्ट हो गया है तो उसके अगेंस्ट भी, या खुद का अगर कंटेम्प्ट हो गया तो उसके अगेंस्ट भी पनिश कर सकती है जुडिशरी, और सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई कंटेम्प्ट होता है तो उसके अगेंस्ट सिविल केस भी चलाया जा सकता है, क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है जुडिशरी के पास, और ये आर्टिकल 13, 226 और 32 में लिखा हुआ है, ये हमने कई बार पहले भी पढ़ लिया। अदर्स पावर, या और क्या क्या पावर्स है जुडिशरी के पास, तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, कि इलेक्शन वो सही से हुआ है या नहीं। कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ यूपीएससी, ईटीसी, यूपीएससी और इसमें स्टेट पीसीएस भी आ जाएंगे, स्टेट पीसीएस, तो उनके कंडक्ट को ये डिसाइड करती है। फाइनल इंटरप्रेटर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरह से रिव्यू ओन जजमेंट, अपने जजमेंट को फिर से रिवाइज कर सकती है ये रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। और केशवान इसका एग्जांपल है कि केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ केस को अमेंड किया गया था, यानी गोलकनाथ केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को स्टेट्स जो है सेंटर जो है वो अमेंड नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को सेंटर जो है वो अमेंड कर सकती है, बट विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक फीचर। तो यहाँ हमने देखा कि अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, यहाँ पे बोला गया अमेंड कर सकती है, तो यहाँ पे चेंज कैसे हुआ, वही है रिव्यू ऑफ जजमेंट या रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। उसी तरह से रूल्स एंड लॉज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देती है तो उसे सभी कोर्ट को मानना पड़ता है।
पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हम लोग देखते हैं। तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ऑफ जजेस का मतलब होता है कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायर करने के बाद कोई जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें लिखना है कि क्यों रिटायरमेंट के बाद जॉब लेना चाहिए। तो जुडिशरी को जॉब लेना चाहिए इसलिए क्योंकि उनके पास वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है, उनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है जुडिशरी का, नियम कानून ये सब का। तो इसलिए उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई जॉब देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके लिए मना नहीं करती कि उन्हें कोई जॉब नहीं करना है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते लेकिन कोई जॉब नहीं ले सकते, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। पोस्ट आर जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल और क्वाजी जुडिशरी, यानी कि किसी ट्रिब्यूनल में, क्वाजी जुडिशियल बॉडी में उन्हें एज अ जज अपॉइंट किया जाता है। तो ये करना चाहिए। ये सब है कि उन्हें क्यों देना चाहिए रिटायरमेंट के बाद जॉब और क्यों नहीं देना चाहिए। उसके लिए है कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चला जाएगा, कि यानी कि फिर जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाएंगे, उन्हें लालच हो जाएगा कि उन्हें जॉब लेना है रिटायरमेंट के बाद, तो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दो। उसी तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट उनको फिर अपॉइंट कर रही है और जॉब दे रही है रिटायरमेंट के बाद, तो फिर वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा जुडिशरी का कि कुछ जजेस जो हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने लगेंगे, कुछ जज कुछ पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने लगेंगे ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अच्छा जॉब मिल सके। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, यानी कि 2 या 3 साल या कुछ भी पीरियड होना चाहिए जिसके बीच वो जॉब नहीं ले सकते। उस पीरियड के बाद, वो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद वो जॉब ले सकते हैं। उसके बाद इसमें है कि रिटायरमेंट का एज बढ़ा देना चाहिए, जैसे अभी है 65, इसे बढ़ा के अब 70 कर देना चाहिए, क्योंकि ये 65 जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय लिखा हुआ था जब इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो करीब 32 साल था और अभी इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 70 साल हो गया। तो इसलिए ये बोला जाता है कि इनके रिटायरमेंट का एज को भी मे भी बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह से इनविजनिंग ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, यानी कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए, यानी फिर जो रिटायरमेंट के बाद जॉब दिया जा रहा है वो फेवरेटिज्म पे गवर्नमेंट के नहीं देना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर पैनल बनना चाहिए और एक बॉडी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि किस जज को क्या काम दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू। तो फ्रेंड्स, हमने जुडिशियल रिव्यू ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से देख लिया है, वो भी बिहार के कंटेक्स्ट में हमने देखा है। तो हम लोग इसे जुडिशियल रिव्यू वाले टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी में इससे ज़्यादा डिटेल से देख लिया है हैंड रिटन नोट्स में पहले ही। तो हम लोग ये इस टॉपिक को नहीं कवर करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज़म भी फ्रेंड्स हमने देख लिया है, तो हम लोग इसे भी कवर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने PIL थोड़ा सा हम लोगों को देखना है, और PIL के बाद फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये 2 टॉपिक आज हम लोग लास्ट का देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका ओरिजिन USA से हुआ है और ये क्यों दिया जाता है, तो इसका मैं हिस्ट्री बता दूंगा आप लोगों को कि जस्टिस PN भगवती, जस्टिस अय्यर, जस्टिस रेड्डी, ये कुछ जस्टिस थे, 1 2 3 और 2-3 जज थे। उनके द्वारा ये 1984 में लाया गया था PIL, जिसका काम था कि लोगों को जुडिशरी का एक्सेस आसानी से हो, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाया गया था। तो इसका लाने का मेन जो मोटिव था वो था कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू वीकर सेक्शन, मीनिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना या फिर वहाँ कोर्ट में जाकर के पैसा खर्च जो होता है उससे बचा जा सके और फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया जा सके। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशरी किया जा सके, अपहोल्ड करना प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जस्टिस विद इन द रीच ऑफ पुअर, क्योंकि इसमें पैसा नहीं खर्च होता। किसी भी पोस्ट कार्ड या किसी भी चिट्ठी में अगर कोई व्यक्ति लिख कर भेज दे अगर कोर्ट में कि PIL है ये, तो उस पर डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इसमें पैसा खर्च नहीं होता। रिलैक्सेशन ऑफ लोकल स्टैंडाई, यानी लोकल स्टैंडाई का मतलब होता है रूल्स एंड प्रोसीजर। तो जो कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं उसे रिलैक्सेशन दिया गया PIL में, ताकि सभी को एक्सेस मिल सके जुडिशरी का। कोर्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं पावर ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226 फॉर जस्टिस, यानी कि रिट्स इशू करते हैं कोर्ट्स इसमें। डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिटिगेशन, ऑर्डिनरी लिटिगेशन में क्या होता है कि बहुत सारा प्रोसीजर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वहीं PIL जो है इसमें पैसा कम खर्च होता है और जुडिशरी इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेती है ताकि लार्जर बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। और कोऑपरेटिव एफर्ट बाय पिटिशनर, पब्लिक अथॉरिटी,
कोर्ट टू सिक्योर जस्टिस, यानी इसमें कोऑपरेशन होता है पिटिशनर का, पब्लिक अथॉरिटी जितनी भी होती है, गवर्नमेंट बॉडी और कोर्ट्स का, ताकि अच्छे से जस्टिस मिल सके। इसके साथ लिमिटेशन क्या है कि नॉट फॉर ऑर्डिनरी पर्पस, यानी आम आदमी इसमें किसी भी ऑर्डिनरी पर्पस के लिए पीआईएल नहीं डाल सकता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है तब डाला जा सकता है, यानी कि कोई लार्जर इंटरेस्ट होता है तब। किसी पर्सनल व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी से झगड़ा हो गया या फिर कोई भी पर्सनल जो कारण होता है, उसके लिए पीआईएल नहीं डाला जा सकता। पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे बंधुआ मजदूर जो होते हैं, या इमिग्रेंट्स माइग्रेशन, या फिर कोई लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल डैमेज, इस तरह का जो कोई चीज़ होता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ा है, तो उसके लिए पीआईएल डाला जा सकता है। पर्सनल कोई इशू जो हो जाता है उसके अगेंस्ट नहीं डाला जा सकता। नॉट स्टेप आउट ऑफ द नोन एरिया, यानी जुडिशरी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव का है, ये काम एग्जीक्यूटिव का माना जाता है, न कि जुडिशरी का। उसी तरह से नॉट एंटरटेन रिट पिटिशन बाय पीआईएल, कि रिट पिटिशंस को पीआईएल के द्वारा नहीं लिया जाता है। सिंपल डिस्प्यूट कैन नॉट बी एंटरटेन, मैंने पहले ही बताया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है उसे ही लिया जाता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इशू क्या क्या है। तो इशू है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होता है वो कोलिजियम सिस्टम के द्वारा होता है। रिमूवल जो है वो बहुत टफ है, कंडक्ट ऑफ जुडिशरी को डिस्कस नहीं किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मे बी वो इंडल्ज हो सकते हैं करप्शन में। ओपिसिटी होता है जजेस के ऑपरेशन में, अपॉइंटमेंट में, रिमूवल में, ये सब में। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, यानी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि जुडिशरी जो है वह कैसे कंडक्ट कर रही है। वो उनके पास सुओ मोटो पावर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी वो खुद से सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं किसी पर अगर उन्हें कुछ बुरा लग जाता है तो। उसी तरह से जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है। ये जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है कि इससे इरोजन होता है पब्लिक ट्रस्ट का, यानी कि पब्लिक का फेथ खत्म हो जाता है जुडिशरी से। इम्पैक्ट करता है इंडिपेंडेंस को और अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि जुडिशरी को जो है वो एक स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाना चाहिए, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जिसके द्वारा ये चीज़ को इंश्योर किया जाना चाहिए। उसी तरह से अमेंड करना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट लाना चाहिए जुडिशरी का। ये जो हमने ऊपर देखा जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, इसी में कंडक्ट ऑफ जजेस को एक कोडिफाई करना चाहिए कि जजेस को क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या काम नहीं करना है। उसी तरह से 2 लेवल ऑफ स्क्रूटनी होनी चाहिए, जिसमें पहला लेवल पे अगर जजेस कोई गलती करते हैं तो उन पर फाइन या सस्पेंशन होना चाहिए, और अगर बड़े लेवल की गलती करते हैं तो उनका रिमूवल होना चाहिए। इस पे एक गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहिए, तभी जुडिशियल के इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकेगा। और फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी था ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल से इकॉनमी स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरा 70th बीपीएससी मेंस को फ्री इनिशिएटिव के द्वारा पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, और इससे रिलेटेड रिस्पेक्टिव नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड किए जा रहे हैं। आज हमने सक्सेसफुली पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है बीपीएससी का PYQ, तो आप बहुत आसानी से इन नोट्स के माध्यम से उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब हम लोग इकॉनमी और ज्योग्राफी को भी देखेंगे। तो कल से इकॉनमी में जुड़ने के लिए बने रहिएगा। द PCS स्टडीज़ में आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।